नीट के पर्चे के लीक होने के विरोध में आज राजस्थान कांग्रेस ने बीजेपी कार्यालय के घेराव का ऐलान किया था और प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर से पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बड़ी टीम बीजेपी मुख्यालय के घेराव के लिए निकली, लेकिन पुलिस ने इन लोगों को बीच में ही रोक लिया। इन लोगों का आरोप था कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि नीट पर्चे लीक के लिए उनकी काफी बड़ी जिम्मेदारी थी और वो अब तक दोषियों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और यही कारण है कि पुलिस ने इन लोगों को, जब ये बीजेपी ऑफिस की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तो यहाँ पर पानी की बौछार और हल्का बल प्रयोग कर इन्हें तितर बितर करने का ऐलान किया था। इन लोगों को यही कहा गया था कि आप शहीद स्मारक तक प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन बैरिकेड लगाकर पुलिस ने इन्हें इस कदर रोकने की कोशिश की। आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं के इस बड़े प्रदर्शन के चलते जयपुर में यातायात व्यवस्था भी काफी देर तक बाधित रही थी। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने नरेंद्र मोदी की सरकार पर आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने महंगाई, निवेश और सप्लाई की चेन को ठीक से मैनेज नहीं किया, जिसके चलते भारत की अर्थव्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने गुरुवार को अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इटली दौरे के दौरान हालिया मेलोडी ट्रॉफी वाले वाकये को लेकर भी पीएम पर तंज कसा। कांग्रेस पार्टी की ओर से एक्स पर जारी एक विस्तृत बयान में रमेश ने लिखा, भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर लोगों का भरोसा इतना गिर गया है कि अब तो मोदी सरकार के अपने पेशेवर समर्थक भी अपनी चिंताओं को खुलकर जाहिर करने लगे हैं। उन्होंने दावा किया कि महंगाई के अनुमान बढ़ रहे हैं जबकि विकास दर के अनुमान घट रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि पार्टी लगातार देश में निवेश के कमजोर माहौल को लेकर चिंता जाहिर करती रही है। रमेश के अनुसार निजी निवेश में भारी बढ़ोतरी के बिना आर्थिक विकास को गति नहीं दी जा सकती। उनका दावा है कि कई कारणों से निजी निवेश रुका हुआ है। कैमरा पर्सन रफीक के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। देश के साथ साथ बिहार के आम लोगों की जेब पर भी महंगाई की मार पड़ी है। डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, जिसके कारण रोजमर्रा की जो चीजें हैं उसके दाम काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्टिंग जो कॉस्ट है वह काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण चाहे सब्जियों के दाम हो या फल के दाम, वो पहले से ज्यादा काफी ज्यादा बढ़ गई है। सरसों तेल काफी ज्यादा महंगाई हो गई है, चावल के दाम बढ़े हैं, सामान ढोने वाले जो वाहन होते हैं उसका भी किराया पहले से ज्यादा बढ़ गया है। लोग परेशान हैं, घरेलू गैस अभी भी ब्लैक में मिल रही है। ऐसी महंगाई की स्थिति में कल का दिन राज्य भर की सभी दवा दुकानें बंद रही। राज्य में करीब 40,000 दुकानें हैं और एक दिन 40,000 जो दुकानें हैं उसके बंद होने से करीब 34 करोड़ का जो कारोबार है उसका नुकसान हुआ है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के गद्दार वाले बयान पर यूपी की सियासत में नया बवाल खड़ा हो गया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी ही दोनों दल एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए। रायबरेली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस को गद्दार कहे जाने के बाद उत्तर प्रदेश में सियासी बवाल तेज हो गया है। राहुल के इस बयान के बाद योगी सरकार के मंत्री और रायबरेली के ही रहने वाले दिनेश प्रताप सिंह ने गांधी परिवार को गद्दार कहा, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं ने लखनऊ में योगी सरकार में स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के खिलाफ हुसैनगंज थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि दिनेश प्रताप सिंह ने राहुल गांधी और गांधी परिवार की पीढ़ियों को गद्दार कह करके उन्हें अपमानित किया है। वहीं बनारस में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने पहले जुलूस निकाला और उसके बाद नारे लगाए कि चाइना का ये यार है, राहुल गांधी गद्दार है। बीजेपी का कहना है कि लगातार चुनावी हार से राहुल गांधी हताशा और निराशा के शिकार हो गए हैं। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र के थाने में गुरुवार तड़के एक भयानक अग्निकांड हुआ। गांव देवी इलाके में स्थित एक सब्जी मंडी में लगी आग इतनी विकराल हो गई कि चारों ओर चीख पुकार मच गई और पूरा इलाका दहल गया। इस आग को बुझाते बुझाते फायर ब्रिगेड के 2 कर्मचारी शहीद हो गए। सुबह करीब 3:30 बजे भड़की आग इतनी तेज थी कि उसकी लपटें दूर दूर तक दिखाई दे रही थी। मंडी में मौजूद दुकानें, सब्जियां और सामान कुछ ही देर में जलकर राख हो गया। आग का धुआं पूरा इलाके में फैल गया और लोगों में अफरा तफरी मच गई। इस दर्दनाक हादसे में लोगों की जान बचाने पहुंचे 2 फायर ब्रिगेड खुद ही आग की चपेट में आ गए और जिंदा जलकर शहीद हो गए। आग बुझाने के दौरान दमकल विभाग के अन्य जवान भी इसकी चपेट में आ गए। 2 अन्य कर्मचारी भी झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग इतनी भयानक थी कि मंडी कुछ ही मिनटों में आग के समंदर में बदल गई। मंडी के ऊपर बीएमसी कार्यालय भी था जो इस आग की चपेट में आ गया। कई सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर पूरी तरीके से खाक हो गए। हालांकि आग किस वजह से लगी अब तक नहीं पता चल पाया है। प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं। कैमरा पर्सन अनंत बर्मन के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज शाम दिल्ली पहुंच रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह से करीब 9:30 बजे उनकी मुलाकात होनी है। वैसे तो ये एक औपचारिक मुलाकात होती है, जब भी कोई नया मुख्यमंत्री बनता है वो तमाम वरिष्ठ नेताओं से आकर दिल्ली में मुलाकात करता है, लेकिन ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है गृह मंत्री के साथ, क्योंकि समझा जा रहा है कि कुछ अहम फैसले इस मुलाकात के दौरान लिए जा सकते हैं। ये माना जा रहा है कि मंत्रिपरिषद का विस्तार भी पश्चिम बंगाल में होगा। इसके अलावा कानून व्यवस्था एक बड़ी समस्या और बड़ी चुनौती रही है पश्चिम बंगाल पे। उस पर अब तक क्या फैसले मुख्यमंत्री ने लिए हैं और आगे क्या करेंगे, इस पर भी डिस्कशन हो सकता है। बकरीद का त्यौहार आ रहा है, उसको लेकर के किस तरीके से तैयारियां हैं वो भी ब्रीफ कर सकते हैं मुख्यमंत्री गृह मंत्री को। इस तमाम तरह की बातें चर्चाएं होनी है, ऐसी जानकारी मिल रही है। इसके अलावा कल शाम 4:30 बजे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं और उसके बाद कई और वरिष्ठ नेताओं से नई दिल्ली में मुलाकात करेंगे। उसके बाद वो पश्चिम बंगाल वापस लौटेंगे। कैमरामैन अविनाश राणा के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बिजली कटौती से परेशान बीजेपी के 2 विधायकों ने ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा को नाराजगी भरा पत्र लिख दिया है। उत्तर प्रदेश में बिजली की लगातार हो रही कटौती को लेकर भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायकों लखनऊ से डॉक्टर नीरज बोरा और राजेश्वर सिंह ने प्रदेश की ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा को पत्र लिख दिया है। विधायकों ने पत्र में लिखा है कि बिजली व्यवस्था इसमें गंभीर चिंता का विषय बन गई है, जिसके कारण आम जनता में असंतोष बढ़ रहा है। ये समस्या केवल इस वर्ष नहीं बल्कि पिछले वर्ष भी गर्मी के दौरान कई क्षेत्रों में इसी प्रकार की शिकायतें सामने आई थी। इसके अलावा यूपी के अलग अलग जनपदों में बिजली कटौती से नाराज लोग भी हंगामा कर रहे हैं और विपक्ष सरकार पर सवालिया निशान लगा रहा है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि बिजली कटौती से नाराज प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के विधायक भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार में बिजली को लेकर बड़े सवाल भी उठा रहे हैं। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। मॉडल और एक्ट्रेस तुषा की मौत को 9 दिन हो चुके हैं। तुषा ने भोपाल में फांसी लगाई थी और उसको लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं तुषा के ससुराल वालों की तरफ से कि ये प्रताड़ना का मामला है, काफ़ी उसको प्रताड़ित किया गया था। आपको बता दें कि तुषा मामले में अब तक एक तरफ जहां पर दोबारा पोस्टमार्टम कराने को लेकर और साथ ही जो तुषा की सास हैं, जो पूर्व जज हैं उनका गिरिबाला सिंह, उनकी जो अग्रिम जमानत को भोपाल कोर्ट ने मंजूर कर दिया था, उसको चैलेंज करने के लिए तुषा के परिजनों ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। तो दूसरी तरफ हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। तुषा के पति ने समर्थ ने हाईकोर्ट में अपील दायर की है, याचिका लगाई है अग्रिम जमानत को लेकर। अब तक समर्थ जो है वो फरार है पुलिस की गिरफ्त से। एक तरफ जहां समर्थ को इनाम की राशि 10,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दी गई है पुलिस ने और लगातार टीमें सर्च कर रही हैं, तो दूसरी तरफ ये तमाम बातें भी सामने आ रही हैं कि आखिरकार पुलिस ने अब तक उसको समर्थ को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। तो इस पूरे मामले में अब तक बड़े सवाल बने हुए हैं कि आखिरकार क्या वाकई में जिस तरह से तुषा के परिजन चाहते हैं कि पोस्टमार्टम दोबारा हो ताकि उनको न्याय मिल सके, यही वजह है कि लगातार ये लड़ाई लड़ने के लिए तुषा के परिजन लगातार आगे आ चुके हैं और बात कह रहे हैं कि ना सिर्फ वो भोपाल कोर्ट से हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ रत्न श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। आज राजीव गांधी की 35वीं पुण्यतिथि है। उनके समाधि स्थल वीर भूमि पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी ने जाकर पुष्पमाला अर्पित की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर वीर भूमि पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोनिया गांधी भी वीर भूमि पहुंची और राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई पार्टी नेताओं ने उन्हें याद किया। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी भारत के एक ऐसे असाधारण सपूत थे जिन्होंने पूरे देश में लाखों लोगों के मन में आशा और आकांक्षा जगाई और मानव जाति की सेवा करना
खड़गे ने पोस्ट में लिखा कि उनकी पुण्यतिथि पर हम पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न राजीव गांधी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कैमरा पर्सन रफीक के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में दोहरे हत्याकांड से सनसनी फैल गई। कल रात की एक घटना बताई जा रही है। दरअसल ये मेरे पीछे ठीक वही घर है जिसमें एक माँ बेटे की चाकुओं से गोद कर हत्या की गई। और सबसे अहम बात यही है कि ना सिर्फ हत्या की गई बल्कि घर में लूटपाट को भी अंजाम दिया गया। देखिए पूरे घर में जगह जगह खून के निशान वो हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे, जहाँ पर पुलिस की तरफ से मार्किंग भी की गई है। और ये इसलिए भी बड़ी चौंकाने वाली वारदात है कि ये एक डेंस इलाका है, आसपास घनी आबादी है। और इस मकान की भी बात करें तो बहुत सारे फ्लैट हैं आसपास। और उस फ्लैट में इतने भीड़ भरे इलाके के बावजूद जो बदमाश थे उन्होंने ना सिर्फ घर में लूटपाट को अंजाम दिया बल्कि घर में जो माँ बेटा मौजूद थे उनकी चाकुओं से गोद कर हत्या की। और उसके बाद देखिए यहाँ से अपने खून से सने पैर लेकर ही वो बाहर निकल गई। ये जो स्पॉट्स हैं, ये ब्लड स्टेन्स हैं, ये पुलिस ने मार्क इसलिए किए हैं कि हो सकता है ये कातिलों के हों जब वो बाहर निकले हों। बाहर का इलाका भी अगर देखें तो बाहर भी एक कंजस्टेड रोड है, आसपास कितनी सारी इमारतें, उसके बावजूद इस तरह का बदमाश अंदर घर में घुसकर और उसके बाद दोहरे हत्याकांड को अंजाम देकर यहाँ से फरार होगा। फिलहाल पुलिस का कहना है कि इलाके के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है और जल्द से जल्द जो भी आरोपी होगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा। प्रोफेसर सुनील और शाहनवाज के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। बांद्रा के गरीब नगर परिसर में बीएमसी और पश्चिम रेलवे की संयुक्त कार्रवाई का आज तीसरा दिन है। बुधवार शाम 4 से 5 बजे के बीच तोड़क कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। जवाब में पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज जो है वो की गई। उसके बाद यहाँ पर स्थिति तनावपूर्ण बन गई और पथराव के मामले में पुलिस ने 100 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज किए। सारे के सारे नाम जो है नामजद हैं और 15 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले में 5 से 7 पुलिसकर्मी जो हैं वो जख्मी भी बताए जा रहे हैं। तोड़क कार्रवाई जो बुलडोजर एक्शन है वो अभी भी चल रहा है। जो मलबा है उसे हटाने का काम यहाँ पर प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। जो चिन्हित 100 पात्र झोपड़े हैं उनके ऊपर जो इल्लीगल स्ट्रक्चर बनाए गए थे उन पर अब हथौड़ा चलाने का काम पश्चिम रेलवे और बीएमसी की संयुक्त कार्रवाई में की जा रही है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। हम इस समय मौजूद है दक्षिण चौबीस परगना के फाल्ता के हासिम नगर में। और जो हासिम नगर से ही यहीं से आंदोलन का आगाज शुरू हुआ था। आंदोलन इस बात का था कि यहाँ के ग्रामीणों का कहना था कि 29 अप्रैल को जब चुनाव हो रहा था लोगों को अपने मत का प्रयोग नहीं देने दिया रहा था। यानी यहाँ के जो हासिम नगर के जो लोग हैं इनका कहना था कि जो जहांगीर खान जो टीएमसी के उम्मीदवार थे लगातार लोगों को डरवा धमका रहे थे, लोगों को यहाँ पे वोट नहीं देने दिया जा रहा था। जिस तरह से आरोप था कि यहाँ पे जो पोलिंग बूथ थे वहाँ पे सेलो टेप लगा दिया गया था, सेंट लगा दिया गया था और लोगों में एक तरह से दहशत का माहौल था। यानी दोबारा से यहाँ पे मत कराया जाए। काफ़ी लोग अपने मत का प्रयोग नहीं कर पाए हैं। उसके बाद चुनाव आयोग ने ये निर्णय लिया कि क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग अपने मत का प्रयोग नहीं कर पाए हैं इसके वजह से दोबारा से चुनाव कराया जाए। यानी 21 मई का दिन को निर्धारित किया गया और 21 मई को देखिए आज एक बार फिर से यहाँ पे मतदान हो रहा है। शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा है क्योंकि सेंट्रल फोर्स पूरे इलाके में यहाँ पे गश्त लगा रही है। किस तरह से कतारबद्ध लोग हैं यहाँ पे 100 मीटर के दूर लोगों को यहाँ पे लोगों खड़ा हुआ नहीं दिया जा रहा है, लोगों को दूर सेंट्रल फोर्स हटा रही है। तो कह सकते हैं कि आज जो चुनाव हो रहा है 24 मई को इसका परिणाम आएगा और एक बार फिर से फाल्ता में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराए जा रहे हैं। कैमरामैन पंकज साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 फाल्ता। महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में पेट्रोल और डीजल की किल्लत शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के जालना जिले में इस समय 47 पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहां पर पेट्रोल और डीजल नहीं है। इसके अलावा धुले, पालघर, पुणे, इस तरह से कई ऐसे जिले हैं जहां पर पेट्रोल और डीजल की कमी है। इसके कारण लोग लंबी लंबी कतार लगाए हुए हैं पेट्रोल पंपों के बाहर जहां पर कि पेट्रोल और डीजल मिल रहा है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने कहा है कि महाराष्ट्र में पेट्रोल और डीजल का 1 महीने का स्टॉक है, यानी कि पेट्रोल और डीजल की कमी नहीं है। लोग पैनिक बाइंग कर रहे हैं। जब से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं लोगों ने खरीदारी तेज कर दी है। यही कारण है कि कुछ पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल नहीं है।
लेकिन देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र के कई ऐसे जिले हैं जहां पर पेट्रोल पंपों पर लोग 1-1 किलोमीटर तक लाइन लगाए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य में अभी पेट्रोल और डीजल की कमी नहीं है। कैमरा अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई।